Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series। तो आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो अगेन एक MCQ बेसिस क्लास रहेगी, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर के एम्स के जो पेपर है उनमें से जो सीक्वेंस बेस आपको MCQ पूछे गए हैं या फिर उनमें से जो प्रायोरिटी बेस MCQs हैं वो मैं यहाँ पे आपको सोल्व करवाऊंगा, सेम MCQs जो एम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से अभी कुछ दिन बचे हुए हैं, तो इस प्रकार से बाकी की अपनी जो क्लासेज रहेगी वो इसी पैटर्न में रहेगी कि सीक्वेंस बेस एक तो किस टॉपिक में से पूछे गए तो वो टॉपिक आपको थोड़ा रिकॉल हो जाएगा कि हाँ इस टॉपिक में से MCQ बनता है सीक्वेंस बेस का या फिर प्रायोरिटी बेस का, तो आपको वो टॉपिक एक बार थोड़ा अपनी तरफ से भी कवर अप करने की कोशिश करना। ठीक है, इस प्रकार से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, हमारे RNCC का ऑफिशियल ऐप पे जो प्ले स्टोर और iOS पे दोनों पे उपलब्ध है, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि रेगुलर बेसिस के ऊपर अभी जैसे 1 वीक बचा हुआ है तो हमने क्या 10 मॉडल टेस्ट पेपर बनाए हैं अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटीज़ वाले MCQs वहाँ पे हमने सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, कुछ लाइक 40% MCQs आपको वहाँ पे प्रायोरिटीज़ के मिलेंगे, बाकी के आपको जो नॉर्मल जैसा एम्स का पैटर्न होता है उस तरह का पैटर्न हमने बनाया। 200 MCQs का नेगेटिव मार्किंग वगैरह सब इक्वल सेम है। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो वो जरूर एक बार RNCC को कंसिडर कर सकता है। ओके, तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। फर्स्ट MCQ है अपना, ए मेल क्लाइंट इज एडमिटेड विथ ए सर्वाइकल स्पाइन इंजरी। ए मेल क्लाइंट है, उसको क्या हो गया, सर्वाइकल स्पाइन इंजरी है, वो क्या एडमिट हुआ है, सस्टेन्ड ड्यूरिंग ए डाइविंग एक्सीडेंट। ठीक है, डाइविंग एक्सीडेंट के टाइम पे उसको क्या हुआ है, सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हुई है। वो क्या कर रहा था, वो डाइव कर रहा था और उस टाइम पे उसके सर्वाइकल स्पाइन में इंजरी हो गई है। व्हेन प्लानिंग दिस क्लाइंट्स केस द नर्स शुड असाइन द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू विच नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, नर्सिंग डायग्नोसिस कौन सा ऐसा डायग्नोसिस जो आप रखोगे किसको, हाईएस्ट प्रायोरिटी के ऊपर। ठीक है, क्या पूछा गया, सर्वाइकल स्पाइन इंजरी के अंदर कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस हाईएस्ट प्रायोरिटी पे आप रखोगे। ठीक है, MCQ पूछा गया है। तो ऑप्शंस अपने पास में है, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, डिस्टर्ब्ड सेंसरी परसेप्शन या फिर सेल्फ केयर डेफिसिट या फिर ड्रेसिंग और ग्रूमिंग के अंदर वो प्रॉपर तरीके से अपनी बॉडी को ग्रूम नहीं कर पाएगा, ड्रेसिंग सेंस उसका खराब हो जाएगा जब सर्वाइकल स्पाइन इंजरी होगी। तो नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या प्रायोरिटी रहेगी। तो देखिए इस MCQ के अंदर क्या होता है, जब सर्वाइकल स्पाइन इंजरी होती है, ठीक है, जब सर्वाइकल स्पाइन इंजरी होती है तो क्या होता है, एयरवे आपका क्या हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है। ठीक है, एयरवे प्रॉब्लम्स वहाँ पे ब्रीथिंग पैटर्न से रिलेटेड वहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। तो क्या आप लिख सकते हो, डिमिनिश ब्रीथिंग पैटर्न। ठीक है, अब जब ब्रीथिंग पैटर्न या फिर रेस्पिरेटरी रेट उसकी पेशेंट की क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, कब, जब सर्वाइकल स्पाइन की फ्रैक्चर होता है। तो ठीक है, ये यहाँ से क्या होती है, जो फ्रेनिक जो अपना जो लंग्स को सप्लाई होने वाली जो नर्व्स वगैरह उनके अंदर कंप्रेशन आ जाता है। ठीक है, कंप्रेशन आने की वजह से वो लंग्स वगैरह को आगे जाके ब्रीथिंग पैटर्न में अबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है। इसलिए यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपके पास में, इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न। ठीक है, ब्रीथिंग पैटर्न यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है। अब नर्स का क्या मैनेजमेंट से अगर आपको पूछे तो क्या मैनेजमेंट रहेगा, मेंटेन ए patent airway and provide adequate oxygen। ठीक है, तो आप अब देखो ये तो आपसे पूछ लिया डायग्नोसिस से, अब आपसे क्या पूछ सकता है वो, मैनेजमेंट से MCQ पूछ सकता है कि मैनेजमेंट में प्रायोरिटी क्या रखोगे। ठीक है, तो जब इनफेक्टिव पैटर्न का आपको पता है होना चाहिए कि सर्वाइकल स्पाइन के अंदर रेस्पिरेटरी पैटर्न डिस्टर्ब होता है, तो आपको क्या करना है, एक तो एयरवे को पेटेंट रखना है, दूसरा ऑक्सीजन को एडिक्वेट यहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट MCQ अपना, which of the following assessment finding would help in confirming a diagnosis of asthma in a client suspected having the disorder। ठीक है, which of the following assessment finding would help in confirming diagnosis, कौन सा assessment जो है वो आपको हेल्प करेगा अस्थमा के डायग्नोसिस को कंफर्म करने के अंदर। ठीक है, ऑप्शंस अपने पास में क्या है, सर्कुमरल साइनोसिस, ठीक है, साइनोसिस हो रहा है पेशेंट के अंदर,
इंक्रीज्ड फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, ठीक है, जब एक्सपिरेटरी वॉल्यूम को वो कर रहा है तो वो क्या हो रही है, फोर्सफुल एक्सपिरेटरी वॉल्यूम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी वीजिंग, वीजिंग क्या होता है, अपने देखो लंग्स के अंदर साउंड्स आपको कुछ सुनाई देते हैं, उनमें उसमें से एक साउंड कौन सा होता है, वीजिंग साउंड या फिर वीज साउंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, नॉर्मल ब्रीथ साउंड, तो ऑप्शन नंबर डी तो अपना रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अस्थमा के अंदर नॉर्मल ब्रीथ साउंड हमें सुनाई नहीं देते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा साइन है जो आपको क्या कर देगा, कंफर्म है डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा, ठीक है। आपको क्या रहेगा इसके अंदर करेक्ट आंसर। तो देखिए अस्थमा के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये एक प्रकार की क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है। तो जब ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होती है तो जो लंग्स जो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, इंक्रीज्ड फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, ये क्या होता है, ये हो जाता है डिक्रीज, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एक्सपिरेटरी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज रहेगी, यहाँ पे आपके बड़ी भी नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर सी के अंदर क्या डिफरेंस है, इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी वीजिंग साउंड, वीजिंग साउंड क्यों आपको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो एयरवे होता है वो कैसा हो जाता है, नैरो हो जाता है। अब नैरो एयरवेज के अंदर अगर कोई भी एयर वगैरह गुजरेगी, ठीक है, तो वहां से वो क्या करेगी, आपको विस्लिंग साउंड या फिर वीजिंग साउंड आपको वहां पे सुनाई देगा। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, वीजिंग साउंड, ठीक है। बाकी साइनोसिस तो आपको जो नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन अगर कम देखने को मिलता है तो उसके अंदर भी आपके बॉडी में साइनोसिस होता है, बट इट डजेंट मीन कि वो अस्थमा की वजह से हुआ, बट आपको अस्थमा को यहाँ पे कंफर्म करना है ना, इसलिए अपना करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी वीजिंग साउंड। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, which intervention do you plan to include with a patient who has renal calculi, एक पेशेंट है उसे क्या हो गया है, रीनल कैलकुलाई, इससे आप क्या समझ सकते हो, रीनल स्टोन। अब वहां पे आपको इंटरवेंशन करना है तो कौन से इंटरवेंशन को आप अपने प्लान में इंक्लूड करोगे, ऑप्शंस अपने पास में क्या है, मेंटेन बेड रेस्ट, इंक्रीज डाइटरी प्यूरिन्स, रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड्स, या फिर स्ट्रेन ऑल यूरिन, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। इजी क्वेश्चन है बट पूछा गया एमसीक्यू है एग्जाम में। तो देखिए इस एमसीक्यू के अंदर क्या होता है, देखो जब कभी रीनल कैलकुलाई होता है तो पेशेंट को हम क्या करवाते हैं, वॉक करवाते हैं, ठीक है। वॉक करेगा तो क्या होगा, जो स्टोन फॉर्मेशन अगर हुआ है रीनल सिस्टम के अंदर कहीं भी, तो वो और अपने क्या हो जाएगा, लोअर पोर्शन के अंदर आएगा, और एट द टाइम एक एक बार क्या होगा, जब वो यूरिन के थ्रू पास आउट होने का चांसेस बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप बेड रेस्ट करवा दोगे तो स्टोन का मूवमेंट वहाँ नहीं देखने को मिलेगा। स्टोन का मूवमेंट होना एक बहुत ही सीवियर पेनफुल कंडीशन होती है, ठीक है। तो उसके अंदर आपको पेन मैनेजमेंट में आपको प्रायोरिटी देना होगा, बट यहाँ पे वो एमसीक्यू नहीं है, बट मेंटेन बेड रेस्ट यहाँ पे अपन नहीं परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। इंक्रीज डाइटरी प्यूरिन, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, इंक्रीज डाइटरी प्यूरिन। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि डाइटरी प्यूरिन डाइट आपको बढ़ाना नहीं है, जबकि आपको वहाँ पे क्या देनी है, जूस देना है आपको वहाँ पे पेशेंट को। जूस भी आप किसका दे सकते हो, कैनबेरी, ठीक है। कैनबेरी जूस अपन पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। बट प्यूरिन क्या होता है, प्यूरिन का एंड प्रोडक्ट क्या रहता है, यूरिक एसिड, ठीक है। उससे क्या होता है कि एसिडिफाइक स्टोन यहाँ पे डेवलप हो सकता है, ठीक है। इसकी वजह से आप क्या करना है, प्यूरिन रिच डाइट आपको नहीं प्रोवाइड करनी है, बस एज ए नॉर्मल बैलेंस डाइट आपको रखनी है प्यूरिन की, बट उससे ज़्यादा आपको नहीं देनी, क्योंकि ऑलरेडी स्टोन फॉर्मेशन हो चुका है, बट हो सकता है वो प्यूरिन से रिलेटेड स्टोन फॉर्मेशन हो वहाँ पे, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड, कभी भी स्टोन के केसेस के अंदर या फिर आप अपने को लाइफ में कभी भी जो है फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन नहीं करना चाहिए, ठीक है। इन नॉर्मल कंडीशन में कभी फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन नहीं करना चाहिए। बाकी रेनल कैलकुलम में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए डॉक्टर्स भी आपको
बताते हैं, ताकि उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन सिक्रेशन बॉडी से होगा और उसके साथ में स्टोन के जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं वो भी साथ में निकलते जाते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इसके लिए आप क्या करना है, स्ट्रेन ऑल यूरिन, ये आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, आप स्टेन ऑल यूरिन को आप करोगे तो आप क्या होगा, इससे कि जो है वो स्टोन्स रहेंगे उनको आप कैच कर पाओगे। ठीक है, तो उसके बाद में आप जो है उनको एनालाइज कर पाओगे किस प्रकार का स्टोन है, ठीक है, किस प्रकार के कंपोजिशन से बना हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद में आप जैसे लाइक एसिडिक स्टोन है तो आप क्या डाइट दोगे उसको, बेसिक स्टोन, लाइक बेसिक डाइट आप प्रोवाइड कराओगे ना। एसिडिक एस डाइट होती है, एसिडिक स्टोन वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए डाइट भी काफ़ी ज़्यादा रोल इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, स्टेन ऑल टाइप्स ऑफ यूरिन। ठीक है, a client arrives in the emergency unit and report that a concentrated household cleaner was splashed in both eyes। एक क्लाइंट आया इमरजेंसी यूनिट के अंदर, वो बता रहा है कि उसके कंसनट्रेटेड हाउस होल्ड क्लीनर था उसके पास में घर में कुछ, और वो क्या हो गया, उसकी आंखों में स्प्लैश हो गया, आंखों में चला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस नर्सिंग एक्शन इज प्रायोरिटी। अब आपको क्या पूछा है यहाँ पे, नर्सिंग एक्शन का आपको प्रायोरिटी पूछा कि कौन सा आप नर्सिंग एक्शन प्रायोरिटी पे रखोगे। ऑप्शन क्या है, एग्जामाइन द क्लाइंट्स विजुअल एक्टिविटी, क्लाइंट की जो विजुअल एक्टिविटी है उसको आप एक्टिविटी है उसको आपको क्या करना है, एग्जामिन करना है। पैच द क्लाइंट, पैच द आई, आई को क्या करना है, पैच करना है। यूज एलर्जन ड्रॉप इन द आइज, आपको जो आइज के अंदर जो सॉल्यूशन से जो भी एलर्जी होगी उसके लिए आपको एलर्जन ड्रॉप यूज में लेना है। प्लस द आई रिपीटेडली यूजिंग स्टेराइल नॉर्मल सेलाइन। तो देखो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, प्रायोरिटी पूछी है, वो भी किसकी, एक्शन की, कि आप ऐसा क्या काम करोगे जिससे कि जो स्प्लैशेज हुआ है उसको होने वाले डैमेज को आप रोक सकोगे। क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर। तो देखिए, जब कभी भी आई के अंदर इस प्रकार की कोई कंडीशन होती है, ठीक है, क्या तो एक केमिकल हो सकता है आंखों के अंदर चला गया हो, या फिर और किसी तरीके से अगर आंख के अंदर कुछ स्प्लैशेज हुआ है, तो वहाँ पे एज ए नर्स या फिर एज ए आप घर पे भी कुछ अगर आप करते हो तो उसके अंदर आपको क्या करना है, प्लस द आई रिपीटेडली यूजिंग स्टेराइल नॉर्मल सलाइन के साथ में आपको क्या करना है, आई को क्या करना है, फ्लश करते रहना है कंटिन्यूसली। ठीक है, दूसरा एग्जामाइन द क्लाइंट विक्विटी, ये भी आप कर सकते हो, बट ये कब करोगे, आफ्टर दिस। ठीक है, ये कब देखो, एग्जामाइन द क्लाइंट्स विजुअलाइज तब करोगे जब केमिकल की वजह से, अगर वो एसिडिक केमिकल हो या फिर बेसिक केमिकल हो, तो इसके पीएच को जो है वो नॉर्मल आने के बाद में आप क्या कर सकते हो, विजुअल एक्विटी टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हो। उससे पहले आप मत करना, क्योंकि फिर वो केमिकल अगर रहेगा आंखों में तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा और आपका टेस्ट भी एररफुल रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ए क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर ब्लड टू बी ड्रॉन फ्रॉम द रेडियल आर्टरी फॉर एन एबीजी डिटर्मिनेशन। एक क्लाइंट की क्या करना है, एबीजी को डिटर्मिनेशन करना है, उसके लिए आप क्या ले रहे हो, उसके रेडियल आर्टरी से आप ब्लड ऑब्टेन ले रहे हो। ठीक है, ब्लड ले रहे हो। बिफोर द ड्रॉन, बिफोर द ब्लड इज ड्रॉन एन एलन टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन द एडिक्वेसी ऑफ द। ठीक है, एलन टेस्ट किया जाता है, इसके लिए एबीजी लेने से पहले क्या करते हैं, एलन टेस्ट। ठीक है, एमसीक्यू बन गया आपका। अब एलन टेस्ट किसके लिए करते हैं, ये तो बहुत बार एमसीक्यू बना हुआ है और मैंने आपको कंप्लीट एलन टेस्ट के बारे में भी बता रखा है। पॉप्लीटियल सर्कुलेशन को देखने के लिए, अल्नार सर्कुलेशन को देखने के लिए, फिमोरल सर्कुलेशन को देखने के लिए, या फिर कैरोटिड सर्कुलेशन को देखने के लिए। तो देखिए, एलन टेस्ट अपन किसके लिए करते हैं, अल्नर सर्कुलेशन को पता लगाने के लिए कि भाई हैंड के अंदर जो है वो अल्नर सर्कुलेशन है, वो अल्नर आर्टरी सर्कुलेशन जो है वो कैसे इफेक्टिवली वर्क कर रहा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये अपना क्या है, राइट थंब। ठीक है, राइट हैंड का मैं थंब बनाया, उसके बाद में अपनी ये क्या हो जाती है, फिंगर्स हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में ये अपना ब्रिस्ट और हैंड, ठीक है, फोर आर्म।
अब यहाँ पे इस साइड में क्या रहती है, रेडियल आर्टरी, इस साइड में क्या रहती है, अल्नार आर्टरी। तो एलन टेस्ट अपन करते हैं तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इन दोनों को अपन यहाँ पे प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद में रेडियल को होल्ड करके रखते हैं, अल्नर वाली आर्टरी को अपन यहाँ पे इसके ऊपर के प्रेशर को रिलीज करते हैं। हम देखते हैं कि कितने टाइम के अंदर जो है वो हैंड के अंदर सर्कुलेशन वापस अच्छा हो जाता है। ठीक है, अगर नॉर्मली वो अच्छा रहता है तो अपन क्या कर सकते हैं, एलन टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, रेडियल आर्टरी को पंचर कर सकते हैं और ब्लड ऑब्टेन कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे अल्नर सर्कुलेशन डिस्टर्ब रहता है और अगर हमने रेडियल आर्टरी को भी पंचर कर दिया, रेडियल आर्टरी हील नहीं हुई बाद में, तो हैंड के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, हैंड का जो ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा, आगे जाके सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। इसलिए एलन टेस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी रहता है। ठीक है, एबीजी कलेक्ट करने से पहले एलन टेस्ट का करना चाहिए। ठीक है, किसके लिए होता है, अल्नार सर्कुलेशन के लिए होता है। अब अल्नार सर्कुलेशन इसका क्यों पता लगाते हैं, क्योंकि देखो अल्नार सर्कुलेशन, अल्नार जो आर्टरी है वो इतनी इजी पाल्पेट नहीं रहती जितनी रेडियल आर्टरी पाल्पेट रहती है। इसलिए हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, कहाँ से अपन ब्लड ऑब्टेन करते हैं, रेडियल आर्टरी से। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, बाकी पॉप्लिटियल फिमोरल कैरोटिड से अपन एलन टेस्ट नहीं परफॉर्म करते हैं। ए पेशेंट विथ ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हैज मॉडरेट टू सीवियर बर्निंग एंड शूटिंग पेन। एक पेशेंट है जिसको क्या हो गया, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हो गया है और वहाँ पे उसको क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। ठीक है, मॉडरेट बर्निंग पेन है और शूटिंग पेन है। ठीक है, इन हेल्पिंग द पेशेंट टू मैनेज द पेन, आपको क्या करना है, पेशेंट के पेन को मैनेज करने में हेल्प करनी है। द नर्स रिकॉग्नाइज व्हाट अबाउट दिस टाइप ऑफ पेन। अब नर्स को सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना है कि ये पेन है किस प्रकार का। ठीक है, ट्रीटमेंट इंक्लूड द यूज ऑफ एडजुवेंट एनाल्जेसिक, आपको एडजुवेंट एनाल्जेसिक्स आप दे सकते हो ट्रीटमेंट में। विल बी क्रोनिक इन नेचर एंड रिक्वायर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, ये क्रोनिक हो सकता है पेन और ये लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट रहेगी इसके अंदर ट्रीटमेंट की। ऑप्शन सी, रेस्पॉन्ड टू स्मॉल टू मॉडरेट अराउंड द क्लॉक डोज टू फॉर ओरल ऑपियोइड्स, यहाँ पे आप क्या दे सकते हो। ठीक है, क्लॉक डोज लाइक जो फिक्स टाइम रूटीनली आप इसको क्या दे सकते हो, पेशेंट को ओरली आप ओपियोइड दे सकते हो पेन मैनेजमेंट के लिए, या फिर कैन बी वेल कंट्रोल्ड विद सिलिसाइलेट और NSAID नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग के साथ में। ठीक है, ये इस पेन को आप किस प्रकार से मैनेज करोगे, अपने पास में ये ऑप्शन है। तो देखिए इस एमसीक्यू के अंदर अपना जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अपन क्या कर सकते हैं, केवल देखो सिंगल यहाँ पे ओरल ऑपोइड्स भी यहाँ पे इतने इफेक्टिव नहीं रहेंगे और सिंगल यहाँ पे NSAID भी इतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी, बट कॉम्बिनेशन के अंदर अपन जो ड्रग देंगे वो यहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्शन करेगी और इस पेन को जो क्या है मैनेज करने में हेल्प करेगी। तो कैन बी वेल कंट्रोल्ड विद सेलिसाइलेट और नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के साथ में। ठीक है, और एडजुवेंट एनाल्जेसिक्स के साथ के अंदर आपको क्या देना पड़ सकता है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स भी देने पड़ सकती है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया वाले पेशेंट्स के अंदर। ठीक है, तो वो यहाँ पे अपने ऑप्शन में है नहीं, तो अपना क्या आंसर जाएगा करेक्ट, कैन बी वेल कंट्रोल्ड विद सेलिसाइलेट और नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। नेक्स्ट एमसीक्यू, a patient arrives at the emergency department who suffered multiple injuries from ए हेड ऑन कार कोलिजन। ठीक है, एक कार एक्सीडेंट में एक पेशेंट आया है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एम्स की, और उसको सफर हुआ क्या, हेड के अंदर वहाँ पे मल्टीपल इंजरीज वहाँ पे देखने को मिली है। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट शुड बी टेकन बाय द नर्स रोजी इन द हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, हाईएस्ट प्रायोरिटी का एमसीक्यू है सीक्वेंस बेस्ड या फिर प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यू आपसे पूछा है कि कार एक्सीडेंट के अंदर आपके पास में हाईएस्ट प्रायोरिटी असेसमेंट आप क्या करोगे, अनइक्वल पीपल, इरेगुलर पल्स, एकाइमोसिस इन द फ्लैंक एरिया, ए डेविएटेड ट्रेकिया। क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर।
हाईएस्ट प्रायोरिटी के बारे में पूछा है आपसे। तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ए डेविएटेड ट्रेकिया। ठीक है, अगर ट्रेकिया जो है वो डेविएटेड हुआ है, आपने उसको असेस किया है, तो इससे आप क्या समझ सकते हो कि वहां पे क्या हो गया है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स। और टेंशन न्यूमोथोरेक्स एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, इसके अंदर क्या रहता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या फिर रेस्पिरेटरी फेलियर भी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन अगर विजिबल रहती है आपको, असेसमेंट में आपने किया है कि भाई ट्रेकिया है वो डेविएटेड हो गया है, दूसरी साइड में शिफ्ट हो गया है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, टेंशन न्यूमोथोरेक्स। ठीक है, इसकी वजह से जो है वो अपनी जो ब्रीथिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है, तो इसकी वजह से अपना ये अपना क्या रहेगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू। ए 23-year-old पेशेंट इन द 27th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। एक 23-year-old पेशेंट है, वो क्या है, अभी 27 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में है, हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज ऑन कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर 6 days। अब उसको क्या किया गया है, 6 days के लिए उसको कंप्लीट बेड रेस्ट किया गया है, हॉस्पिटलाइज होके। सी एक्सपीरियंस सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ अकम्पनेड बाय चेस्ट पेन। उसको क्या हुआ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हुआ है, साथ में चेस्ट पेन के साथ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ हर सिम्टम। अब कौन सी कंडीशन है वो इसके सिम्टम्स को जो है वो मोस्ट लाइकली कॉज कर सकती है, तो कौन सी कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, क्या हो रहा है, 6 days की उसको बेड रेस्ट मिली है और साथ में चेस्ट पेन हो रहा है और ब्रीथ भी यहाँ पे पेशेंट की वो क्या हो रही है, शॉर्ट हो रही है। ऑप्शंस अपने पास में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ड्यू टू फ्लूइड ओवरलोड की वजह से वहां पे उसको क्या हो गया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया। पल्मोनरी एम्बोलिज्म ड्यू टू डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से। एंजाइटी अटैक ड्यू टू वरीज अबाउट हर बेबी हेल्थ। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन ड्यू टू ए हिस्ट्री ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या रहेगा अपना आंसर इसमें। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखो प्रेगनेंसी वाली कंडीशंस के अंदर या फिर ऐसी कोई कंडीशन जिसमें लॉन्ग टाइम तक इनएक्टिविटी रहती है पेशेंट की, बेड रेस्ट वहां पे उसको करवाया जाता है, तो क्या हो सकता है कि उसको जो है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। अब पल्मोनरी एम्बोलिज्म किस होगा, जब डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर वेनस स्टेसिस हो जाए, ठीक है, वेनस रिटर्न प्रॉपर तरीके से ना हो, तो वहां से क्या हो सकता है, क्लॉट होके वो पल्मोनरी या फिर लंग्स के अंदर जाके वो क्या करवा सकता है, एम्बोलाई की तरह वर्क करेगा वहां पे और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कोज करेगा और साथ में चेस्ट पेन होगा। ठीक है, मतलब 6 days के लिए पेशेंट आई बेड रेस्ट करने के लिए और अब उसको क्या हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है, साथ में चेस्ट पेन हो रहा है, तो आप क्या समझोगे उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है। क्योंकि उसको हो सकता है कि वो बेड रेस्ट पे थी, तो उसको क्या हो गया, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया। अब देखिए एमसीक्यू के अंदर डीवीटी से, ठीक है, तो डीवीटी से क्या बनेगा, एक देखो ट्रायड यहाँ पे देखने को मिलता है, विर्चोज ट्रायड। यहाँ से एमसीक्यू बनता है कि विर्चोज ट्रायड के अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, हाइपर कोगुलेबिलिटी देखने को मिलेगी, वेनस स्टेसिस देखने को मिलेगा, एंडोथीलियल इंजरीज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सब चीजें जो होती है वो किसके अंदर देखने को मिलती है हमें, विर्चोज ट्रायड। ठीक है, ये किसके अंदर होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर, इसके अंदर आप पढ़ते हो होमान साइन वगैरह, तो ये किसमें आते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म ड्यू टू डीप वेन थ्रोम्बोसिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू, लैक्टेटिंग मदर शुड स्टार्ट यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स इन। ठीक है, लैक्टेटिंग मदर को क्या करना है, कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज करना है, तो कब स्टार्ट कर सकती है, थर्ड पोस्टपार्टम वीक में, थर्ड पोस्टपार्टम मंथ में, 6 पोस्टपार्टम मंथ में, या फिर 4th पोस्टपार्टम मंथ में, या फिर 6th पोस्टपार्टम मंथ में। तो कब जो है वो लैक्टेटिंग मदर कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करेगी।
इसके बारे में पूछा, आपको ध्यान रखना लैक्टेटिंग मदर के बारे में। तो देखो दो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, एक है लैक्टेटिंग मदर को लेके, एक है नॉन लैक्टेटिंग मदर को लेके। दोनों से एमसीक्यू बनता है एग्जाम के अंदर, तो अपन दोनों ही कोई अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट वन मैं आपको बताना चाहता हूँ लैक्टेटिंग मदर का, और इधर मैं बताऊंगा आपको नॉन लैक्टेटिंग। ठीक है, जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती है। तो देखिए दोनों में दो दो चार एमसीक्यू बन जाएंगे अभी आपके पास में। लैक्टेटिंग मदर में सबसे पहले ओवुलेशन कब होता है? ठीक है, अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो उसमें ओवुलेशन कब होगा? आफ्टर 10th वीक ऑफ डिलीवरी। ठीक है, आफ्टर 10 वीक ये क्या रहेगा पेशेंट के अंदर, लैक्टेटिंग मदर के अंदर क्या होगा? ओवुलेशन होगा। इसलिए इसको कॉन्ट्रासेप्टिव की नीड कब पड़ेगी? यूज कॉन्ट्रासेप्टिव इन थर्ड पोस्टपार्टम पीरियड में। ठीक है, थर्ड पोस्टपार्टम पीरियड, या फिर आप बता सकते हो थर्ड पोस्टपार्टम मंथ के अंदर क्या रहेगी, इसको कॉन्ट्रासेप्टिव की नीड पड़ेगी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड पोस्टपार्टम मंथ में क्या होगा? लैक्टेटिंग मदर को कॉन्ट्रासेप्टिव्स के यूज में लेना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, या फिर आप समझ सकते हो 90 डेज तक वो क्या है, एकदम स्टेरिलिटी को फॉलो करेगी जब वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है। तो ओके, लैक्टेटिंग मदर के अंदर है। दूसरा देखो ओवुलेशन कब होगा? 10th वीक ऑफ डिलीवरी पे, 10th वीक डिलीवरी कर सकते हो, या फिर आप इसको पोस्टपार्टम पीरियड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बताना चाहता हूँ मैं आपको नॉन लैक्टेटिंग का। तो नॉन लैक्टेटिंग के अंदर फर्स्ट एमसीक्यू बनेगा किससे? ओवुलेशन से, कि नॉन लैक्टेटिंग में ओवुलेशन कब होता है? तो 4th वीक आफ्टर, 4th वीक आफ्टर पोस्टपार्टम पीरियड में क्या होता है? नॉन लैक्टेटिंग मदर के अंदर ओवुलेशन शुरू होना शुरू हो जाता है। उसके बाद में तो ये अब कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज में कब लेगी? इसको कॉन्ट्रासेप्टिव यूज में लेने के लिए क्या रहेगा? थर्ड पोस्टपार्टम वीक में क्या कर देना है? इसको कॉन्ट्रासेप्टिव शुरू कर देना है। अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती है तो थर्ड वीक के अंदर ही कॉन्ट्रासेप्टिव शुरू कर देना है, अगर वो प्रेगनेंसी से बचना है तो। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो ओवुलेशन है वो 4th वीक से पहले पहले 4th वीक के अंदर शुरू हो जाता है, इसलिए। अब देखिए इसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, ये जो दोनों आपके पास में रूल आए हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? रूल ऑफ थ्री। तो रूल ऑफ थ्री किसके लिए होता है? तो रूल ऑफ थ्री होता है कि आफ्टर द डिलीवरी मदर किस प्रकार जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज में लेती है। ठीक है, तो आपने समझ लिया। एक तो क्या होता है? फुल ब्रेस्ट फीडिंग, ऐसी मदर जो फुल ब्रेस्ट फीड करवाती है तो उसको कॉन्ट्रासेप्शन कब लेना होता है? थर्ड पोस्टपार्टम मंथ के अंदर। और दूसरा नॉन ब्रेस्ट फीडिंग या फिर पार्शियली ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर उसको कब लेना होता है? थर्ड पोस्टपार्टम वीक में। ठीक है, इसमें वीक है, इसमें मंथ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एमसीक्यू बनता है इससे एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू, रिडजन मैन्यूअर इज डन इन। ठीक है, रिडजन मैन्यूअर के बारे में जब मैंने आपको मैन्यूअर्स पढ़ाए थे तो उसके अंदर एक मैन्यूअर रह गया था। ठीक है, वो कौन सा मैन्यूअर था? रिडजन मैन्यूअर। तो ये कब किया जाता है, कब परफॉर्म करते हैं इसको? शोल्डर डिस्टोशिया के अंदर, फॉर डिलीवरी ऑफ हेड इन ब्रीच प्रेजेंटेशन, फॉर डिलीवरी इन ऑफ लेग्स इन ब्रीच प्रेजेंटेशन, फॉर डिलीवरी ऑफ हेड इन नॉर्मल लेबर। कब करेंगे हम रिडजन मैन्यूअर का यूज में? तो देखो रीजन मैन्यूअर को अप्लाई करना कब सही रहता है? जब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा, फॉर डिलीवरी ऑफ हेड इन नॉर्मल लेबर। ठीक है, नॉर्मल लेवल के अंदर हेड की डिलीवरी करवाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? रीजन मैन्यूअर का यूज में लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले तो क्या क्राइटेरिया रहना चाहिए? जो डायमीटर है वो मोर देन 5 सेंटीमीटर का हो जाना चाहिए। किसका डायमीटर मोर देन 5 सेंटीमीटर का हो जाना चाहिए? वेजाइनल इंट्रोइटस का। ठीक है, इसके बाद में जो जो क्या करेगा, ये अपना क्या है? वेजाइनल ओपनिंग है, उसके अंदर क्या है? हेड है। तो सबसे पहले क्या करेगा एग्जामिनर? जो यहाँ से क्या करेगा? हेड को
पकड़ेगा, दूसरे जो ग्लव्ड वाले हैंड है, ठीक है, ग्लव्स पहने हुए रहते हैं एग्जामिनर के, ठीक है, ऑब्स्टेटिशियन के, तो वो क्या करता है कि यहाँ का जो पेरिनियम वाला एरिया है इसको क्या करेगा, यहाँ पे क्या हो गया, चिन वाला पार्ट हो गया, ये वाला हेड, तो ठीक है, चिन वाले पार्ट को क्या करता है वो अंदर के साइड में थोड़ा फॉरवर्ड प्रेशर देता है उसको, जिसकी वजह से चिन बाहर निकल जाती है और हेड का पूरा यहाँ पे डिलीवर हो जाता है पेशेंट का, बच्चे का हेड, ठीक है। तो इस मेन्यूअर को हम क्या कहते हैं, रिडजन मेन्यूअर, और एक कब काम में आता है, फॉर नॉर्मल डिलीवरी ऑफ हेड इन नॉर्मल लेबर। नेक्स्ट एमसीक्यू, during the assessment of laboring client, the nurse note that the fetal heart tone are loudest in the upper right quadrant. The infant is most likely in which position? ठीक है, आपने देखा कि ये क्या है, फीमेल का एब्डोमेन है, हमने इसको क्या कहा, 4 क्वाड्रेंट के अंदर हमने डिवाइड कर दिया, और देखो ये हो गया राइट साइड, ये हो गया कौन सा, लेफ्ट साइड, ये हो गया अपर साइड, लोअर साइड, अपर साइड एंड लोअर साइड। अब कहाँ पे आपको साउंड सुनाई दे रहा है, हार्ट टोन कहाँ सुनाई दे रही है, तो अपर राइट क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। तो ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा हो गया हमारा, अपर राइट क्वाड्रेंट। तो अब आपको पूछ लिया कि इन्फेंट की पोजीशन क्या है, तो आप इस प्रकार से आप अपना माइंड के अंदर या ब्रेन के अंदर क्या कर सकते हो, इमेज बना सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, थोड़ा रफली जो आपका एडमिट कार्ड रहता है उसके पीछे अपनी इमेज बना के आप थोड़ा, क्योंकि वो रफ कार्य के लिए होता है, ठीक है, रफ वर्क के लिए होता है, तो वहाँ पे आप इस प्रकार की इमेज बना के अपनी पोजीशन को और अच्छा, मतलब डाउट नहीं रख सकते हो, ठीक है, आराम से इसको सोल्व कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा एमसीक्यू पूछे जाते हैं इस प्रकार के। और मैंने आपको कंप्लीट पोजीशन के बारे में समझाया है कि ब्रीज प्रेजेंटेशन होगा तो साउंड कहाँ देखने को मिलेगा, वर्टेक्स होगा साउंड कहाँ देखने को मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे आपको साउंड देखने को मिल रहा है, तो एक बात तो देखो इसमें देखने को मिलती है कि ये यहाँ पे क्या है, अम्लाइकल, और अम्लाइकल के ऊपर अगर आपको साउंड सुनाई देगा तो वो कौन सी प्रेजेंटेशन होती है, तो ब्रीज प्रेजेंटेशन, और अम्लाइकल के नीचे आपको साउंड सुनाई देगा या फिर एट द लेवल ऑफ अम्लाइकल या फिर इससे नीचे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे जो है वो, ये तो ऑप्शन आपके सही हो जाएगा कि भाई ब्रीज प्रेजेंटेशन के अंदर पेशेंट है, तो देखो ऑप्शंस क्या है अपने पास में, लेफ्ट सेक्रल एंटीरियर प्रेजेंटेशन, राइट ब्रीज प्रेजेंटेशन, लेफ्ट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन, राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर प्रेजेंटेशन। तो देखो अगर ऑक्सीपिट यहाँ पे प्रेजेंटेशन रहता तो प्रेजेंटेशन कौन सा रहता, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, बट वर्टेक्स प्रेजेंटेशन तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या कहाँ सुनाई दे रहा है, राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पे आपको साउंड सुनाई दे रहा है, तो वर्टेक्स तो कैसे होगा, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन कौन सा देखने को मिलेगा आपको, ब्रीज प्रेजेंटेशन। तो अब देखो पेशेंट बच्चा जो है वो एब्डोमेन में किस प्रकार की पोजिशन में रहेगा, इस प्रकार की पोजिशन में, इसीलिए जो है वो अपन इसको करेंगे, तो यहाँ पे क्या रहता है, लंग साउंड, जो हार्ट साउंड है, हार्ट टोन है, यहाँ फील होगी। अब अगर सपोज करो कि ये अपना क्या है, अपना क्वाड्रेंट है, और बेबी क्या रहता है, इस प्रकार की पोजीशन में रहता, ठीक है, ये क्या है ब्रीच, ये क्या है हेड, ठीक है, और इतना ही डिफरेंस है कि बेबी का कौन सी साइड में है, बेबी लेफ्ट साइड में है, तो हार्ट साउंड कहाँ सुनाई देगा, इस साइड के अंदर। अब यही अगर वर्टेक्स में होता तो क्या देखने को मिलता है आपको, अगर राइट साइड में होता तो क्या हार्ट साउंड यहाँ पे, और लेफ्ट साइड में होता तो हार्ट साउंड यहाँ पे, ठीक है, एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस या फिर बिलो द अम्बिलिकस आपको साउंड सुनाई देता। तो आपको देखो क्लियरली आपको आंसर पता लग गया होगा कि आंसर क्या रहेगा इसके अंदर करेक्ट, राइट ब्रीज प्रेजेंटेशन के अंदर फीटस की पोजीशन है, इसीलिए राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर उसका हार्ट टोन सुनाई दिया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ लोकियल डिस्चार्ज इज, लोकियल डिस्चार्ज होता है तो उसका एवरेज ड्यूरेशन टाइम कितना रहता है लोकियल डिस्चार्ज का। ऑप्शंस क्या है, 5 to 15 डेज, 10 to 20 डेज, 25 to 35 डेज, या फिर 36 to 42 डेज, कितना रहता है लोकल डिस्चार्ज का टाइम, एवरेज ड्यूरेशन की, भाई इतना तो होता ही है। तो देखिए इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 25 to 35 डेज तक जो है वो एवरेज लोकल डिस्चार्ज का टाइम रहता है, ठीक है। अब देखिए लोकिया भी 3 टाइप का होता है, लोकिया भी 3 टाइप का होता है, फर्स्ट होता है रेड कलर का, सेकंड होता है येलोविश, एंड थर्ड वन होता है पेल वाइट, ठीक है। अब देखिए इसके नेम क्या है, अपन ने सबसे पहले क्या देख लिया कलर से, अब रेड वाले को अपन क्या बोलेंगे, लोकिया, रूब्रा, इसे हमने क्या कहा सीरोसा, और इसे हमने क्या कहा एल्बा। एल्बा का मतलब क्या होता है लैंग्वेज में, एल्बा का मतलब क्या होता है व्हाइट, लाइक जैसे कार्पस एल्बिकेंस, तो उसका कलर कैसा रहेगा आपके पास में
पेल वाइट, एल्बिकेंस का मतलब भी क्या होता है, पेलिश या फिर व्हाइटिश कलर का। ठीक है, तो अगर आपसे कार्पस कार्पस दूसरा आपके पास में क्या कार्बस ल्यूटियम, ल्यूटियम का क्या रहता है, येलो कलर। ठीक है, और एल्बिकेंस का क्या मतलब रहता है, व्हाइट कलर। तो दोनों का आपको लैंग्वेज भी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं रहोगे इसकी वजह से। बाकी एग्जाम में नहीं पूछते, बट ध्यान में रखना चाहिए। तो देखो, नेम क्या हो गया, रूब्रा, सिरोसा एंड एल्बा। अब एमसीक्यू क्या बनता है, एमसीक्यू बनता है इनके टाइम से, कि इनके टाइमिंग क्या रहती है। ठीक है, डिलीवरी के बाद इनकी टाइमिंग क्या रहता है, तो फर्स्ट फ्यू डेज, स्टार्टिंग के जो फ्यू डेज है, ठीक है, 1 से लेकर 3 डेज तक क्या रहता है, लोकिया रूब्रा हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में आफ्टर 3 to 4 डेज टू 9 डेज तक, ठीक है, अप्रोक्स क्या रहता है आपका, सिरोसा रहता है। दूसरा, आफ्टर 10 डे के आसपास में क्या शुरू हो जाता है, एल्बा शुरू हो जाता है। मैं आपको स्टार्टिंग टाइम बता रहा हूँ इसका। ठीक है, 3 to 4 डेज के बाद में क्या रहता है आपका, लोकिया सिरोसा। आफ्टर 10 डेज के बाद में क्या रहता है, लोकिया एल्बा। जो अपना टाइम ड्यूरेशन रहता है इसका टोटल कितना रहता है, 25 to 35 डेज इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो रूबरा के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, ब्लड देखने को मिलेगा, डेसिडुआ देखने को मिलेगा, लेनुगोज देखने को मिलेंगे, मेकोनियम देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या रहेगा, डब्ल्यूबीसी रहेगा, सर्वाइकल म्यूकस देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर भी क्या रहेगा, म्यूसिन, म्यूकस वगैरह, ये भी क्या रहता है, लोकिया अल्बा के अंदर। तो देखो, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बनेगा आपका, तो एवरेज, एवरेज लोकल डिस्चार्ज फर्स्ट वीक। तो फर्स्ट वीक के अंदर एवरेज लोकल डिस्चार्ज कितना रहता है, तो 250 ml एमसीक्यू पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये 10 डेज से लेकर 28 डेज तक क्या रह सकता है अपना, लोकिया एल्बा रह सकता है। आगे कंटिन्यू, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, व्हेन असेसिंग ए लेबरिंग क्लाइंट द नर्स फाइंड ए प्रोलैप्स्ड कोड। ठीक है, आप एक क्या कर रहे हो, लेबरिंग क्लाइंट को आप असेस कर रहे हो, और आपने क्या फाइंड किया वहां पे कि कोड प्रोलैप्स हो गया उसके। ठीक है, जो आपका जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसके बाहर आपको क्या दिख रहा है, कोड दिख रही है। ठीक है, द नर्स शुड, तो अब नर्स क्या करेगी, इलेवेट द क्लाइंट्स हिप, अटेम्प्ट टू रिप्लेस द कोड, कवर द कोड विथ ड्राई स्टेराइल गोज, या फिर प्लेस द क्लाइंट ऑन हर लेफ्ट साइड। क्या रहेगा करेक्ट आंसर। तो देखिए, प्रायोरिटी क्या रहेगी सबसे पहले इसके अंदर, तो प्रायोरिटी क्या रहेगी, इलेवेट द क्लाइंट्स हिप। ठीक है, जब क्लाइंट्स के हिप इलेवेट होंगे, तो क्या है, कोड के ऊपर जो हेड लग रहा है या फिर कोड के ऊपर जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, उसका जो प्रेशर उससे क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और कोड के अंदर जो ब्लड सप्लाई बच्चे को हो रही है वो रुकेगी नहीं, ऑक्सीजन सप्लाई बच्चे की रुकेगी नहीं। तो प्रायोरिटी क्या रहेगी, इलेवेट द क्लाइंट्स हिप। नेक्स्ट क्या रहेगा, पेशेंट को प्रिपेयर करो सिजेरियन सेक्शन के लिए। जब तक प्रिपेरेशन होती है तब तक क्या करो, स्टेराइल ड्रेसिंग रखो। ठीक है, वेट गोज की या फिर वेट मोप की, वो आप रख दो कोड के ऊपर, और आप क्या कर दो, सी सेक्शन करने की प्रिपरेशन शुरू कर दो। तो इस प्रकार से क्या रहता है कि जब प्रोलेप्स रहती है। दूसरा, क्या कर सकते हो आप, नी चेस्ट पोजिशन या फिर ट्रेंडलबर्ग पोजिशन आप परफॉर्म कर सकते हो, पेशेंट को दे सकते हो, और जेंटली पुश कोड इनटू द कैनाल। ठीक है, तो आप कोड को वापस पुश भी कर सकते हो, बट अपना यहाँ पे ये एमसीक्यू अपने को पूछा नहीं है कि भाई पुश करना नहीं करना है। आपको सिंपल से पूछा है कि इलेवेट द क्लाइंट्स हिप इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। नेक्स्ट, सिस्टिक फाइब्रोसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सिस्टिक फाइब्रोसिस जो डिजीज कंडीशन आप पढ़ते हो, तो वो किस प्रकार का एग्जाम्पल है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर है, या फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है।
तो देखिए सिस्टिक फाइब्रोसिस एक प्रकार की क्या प्रॉब्लम रहती है, एक्सोक्राइन एक्सोक्राइन सिस्टम की ये मेनली प्रॉब्लम रहती है। इसके अंदर क्या रहता है, मेनली एक्सोक्राइन सिस्टम की ये प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। इसके अंदर क्या करता है कि जो पैनक्रियाटिक डिफिशियंसी है वो यहाँ पे देखने को मिलती है, साथ साथ के अंदर लंग इन्फेक्शन भी पेशेंट के अंदर यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि म्यूकस वगैरह एक्यूमुलेट हो जाता है लंग्स के अंदर, ठीक है। दूसरा ये क्या है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स होती है। नेक्स्ट, सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर कौन सा क्रोमोसोम अफेक्ट होता है, तो नंबर 7, ठीक है। 7 नंबर का यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो अफेक्ट होता है, उसका क्या होता है, म्यूटेशन, ठीक है। और इसका जीन क्या रहता है, इसके CFTR, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटर, ठीक है। CFTR, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटर। इसका यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एपिथेलियल सेल के जो एयरवेज होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, और जो स्वेट ग्लैंड्स होती है, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम्स होती है, इनके अंदर जो है वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस। दूसरा, यहाँ पे क्या होता है, साल्टी टेस्ट आता है बच्चे के स्वेट का, ठीक है। आप जब स्वेट क्लोराइड टेस्ट करते हो तो बेबी का जो टेस्ट होता है वो कैसा रहता है, साल्टी टेस्ट रहता है। इसके लिए अपन टेस्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन जो पाइलोकार्पिन ड्रग्स वगैरह है वो अपन बेबी को प्रोवाइड, जो बच्चा रहता है उसको अपन प्रोवाइड करते हैं। फिर जो उसकी वजह से जो साल्ट वगैरह रहता है उसका अपन जो अमाउंट देखते हैं कि भाई कितना स्वेट के अंदर साल्ट है। क्लिनिकल फीचर की बात करूं तो क्या देखने को मिलेगा आपको, मेकोनियम इलियस। नेक्स्ट, ग्राउंड ग्लास मटेरियल, जैसा आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्सरे देखने को मिलेगा, कहाँ का, एब्डोमेन का, ठीक है। जब एब्डोमेन का एक्सरे कराओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। पैनक्रियाटिक इनसफिशियंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। पैनक्रियाटिक जो एक्सोक्राइन फंक्शन है पैनक्रियाटिक का, उसके अंदर जो है वो इनसफिशियंसी देखने को मिलेगी, रेक्टल प्रोलेप्स देखने को मिलेगा, प्रोडक्टिव कफ देखने को मिलेगा। लंग्स के अंदर इन्फेक्शन होगा तो क्या आएगा, पेशेंट को कफिंग होगी, ठीक है। ब्रीथिंग पैटर्न वहाँ पे पेशेंट का, बच्चे का जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। और रिकरेंट न्यूमोनिया, बेबी के अंदर क्या हो जाएगा, रिकरेंट न्यूमोनिया हो जाएगा। किसकी वजह से, स्टेफाइलोकोकस ओरियस की वजह से, ठीक है। मोस्ट कॉमन यहाँ पे क्या होता है, स्टेफाइलोकोकस और ओरियस की वजह से क्या देखने को मिलेगा, रिकरेंट न्यूमोनिया यहाँ पे देखने को मिलेगा। और किस प्रकार की डिजीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ठीक है। आफ्टर द नोट सेट हम क्या करेंगे, कंप्लीट एकदम ये ऑटोसोमल रिसेसिव डोमिनेंट एक्स लिंक डोमिनेंट रिसेसिव क्या होता है, इन सब के ऊपर अपन कंप्लीट अपन देखेंगे। क्योंकि आफ्टर नोट सेट अपन क्या करेंगे, एकदम रेगुलर बेसिस पे अपन क्या करेंगे, प्रिपरेशन शुरू कर देंगे यहाँ पे यूट्यूब पे, और हमारे जो ऑफिशियल ऐप है वहाँ पे भी क्या करेंगे, अपन बैच लॉन्च करेंगे, तो वहाँ पे अपन अच्छी तरीके से अपन सबको पढ़ेंगे। तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर काफी अच्छा लगा हो। सारे के सारे एमसीक्यूज वही थे जो एग्जाम के अंदर पूछे गए हुए हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा एमसीक्यू रैंडम एमसीक्यू नहीं है। और मॉडल टेस्ट पेपर हमने लॉन्च किए हैं जिसके अंदर सीक्वेंस बेस्ड और प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यू जी हमने डाले हैं, क्योंकि एम्स ने इस बार ऑफिशियली बताया है कि वो ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देगा, सीक्वेंस बेस्ड एमसीक्यूज को वो ज़्यादा प्रायोरिटी वहाँ पे देगा, प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यूज को ज़्यादा प्रायोरिटी वहाँ पे आप देगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट इस प्रकार के प्रिपरेशन की सीक्वेंस बेस्ड एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करना चाहता है तो वो जरूर एक बार आरएनसीसी की टेस्ट सीरीज को कंसीडर कर सकता है। 10 मॉडल टेस्ट पेपर बनाए हमने, ठीक है। एकदम पूरा पैटर्न क्या रहता है, नोट सेट का ही रहेगा, ठीक है। तो और जो आपको नीचे नंबर दिए गए हैं, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इन नंबर्स पे आप क्या कर सकते हो, मैसेज करके, कॉल करके, इनसे जो आप बाकी की जानकारी ले सकते हो टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।